Hello, my dear students. I am Pankaj Kushwaha and I am teaching mathematics at Narayana. So basically आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हमारे दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि ये चैप्टर टफ होने वाला है, लेकिन ये चैप्टर बिल्कुल टफ नहीं है और हम इसको बड़ी सरलता से समझेंगे। नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे कुछ इस तरह से कि आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आया कहाँ से, कैसे दिमाग में आया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ना। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे मैथ्स का नॉलेज आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था, तो मैथमेटिशियन के दिमाग में नए नए थॉट्स आते थे और उन थॉट में से एक थॉट ये भी आया कि ऐसा कोई भी नंबर तो नेचर में अवेलेबल ही नहीं है, नेचर में प्रेजेंट ही नहीं है जिसका स्क्वायर करें और आंसर उसका एक नेगेटिव नंबर आ जाए। है ना, बात समझ रहे हैं हमारी? कि कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो जिसका अगर हम स्क्वायर करेंगे और आंसर में एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है ना। यानी कि फिर क्या हुआ, दिमाग में आया कि अगर हम ऐसा लिखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये इक्वेशन तो कभी सॉल्व होगी नहीं, है ना। तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए ही, मतलब इस टाइप की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एक निकल के आया जिसका खुद का एल्जेब्रा है, जिसकी खुद का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, जिसका खुद का ज्योमेट्री है ना। यानी सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में इनका खुद का ही है, क्योंकि ऐसी कंडीशन को ही हम डील करने वाले हैं जो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था कई सालों तक, कई हजार सालों तक, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करने गए तो किस तरह से डील किया उन्होंने, पहले इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, राइट। x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। देन उसके बाद क्या आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है, ये है ना, जिसको मैंने मार्किंग किया है, यही वो चीज़ है जिसको हम, जो हमें हेल्प करने वाली है कोई भी इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो इसको एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आई, -1। आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1, इसको आयोटा बोलते हैं। देन इसके बाद क्या किया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यूशन हुआ, ठीक है। तो जैसे ये है, इसी तरह से एक और अगर हम इक्वेशन लिखें कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -16 आ जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर से अगेन अगर ये कंडीशन हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, ये कंडीशन अगर हम समझ चुके होंगे ना, तो अब हमें कोई परेशानी नहीं है, समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम, ये आ गया। अब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हम जानते हैं। क्या है थोड़ी बेसिक नॉलेज, कि इस -16 को लिख सकते हैं -1 इंटू 16, और इसके बाद इसको अगर तोड़ दें तो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16 हो जाएगा। और अंडर रूट -1 अभी अभी देखा हमने, ये आ जाएगा आयोटा, और अंडर रूट 16 तो हम बचपन से जानते हैं ये होता है 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4 आयोटा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन को डील करने वाले हैं हम। तो चलिए अब सिस्टमेटिक इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया है कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं इस चैप्टर में। तो इन चीज़ों से हम डील करने वाले हैं, बेसिक आइडिया यही है इस चैप्टर का। चलिए अब सबसे पहले क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले सोचना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला अपनी हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड वे इसका यूज जो है वो है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, या आप इसको बोल सकते हैं x प्लस आयोटा y, जो भी दिमाग में आता है, p प्लस आयोटा q। ये सारे ही कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर आपको दिख जाए, z1 इक्वल टू, z तो कोई भी हो सकता है, एक दो कई सारे हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो z1 नाम दे दिया हमने, z नाम दे दिया, कुछ भी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये a प्लस आयोटा b या
के फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसी तरह अगर हम बोलते हैं Z2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा, इस तरह का अगर हम लिख दें, फिर थोड़ी थोड़ी दिमाग चलना स्टार्ट होता है। फिर आता है दिमाग में कि अगर हम सिर्फ 7 आयोटा लिख दें, प्लस में लगा के कोई नंबर ना लिखें, फिर हमारे दिमाग में आता है कि अगर ऐसा हो कि सिर्फ हम 5 लिख दें, प्लस में लगा के आयोटा वाला नंबर ना लिखें, तब क्या होगा, तब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जी हाँ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कि 5 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1/2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, -2 √2 सारे के सारे ये कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, राइट। तो अब एक दिमाग में बात बहुत अच्छे से घुसा लो कि कोई भी नंबर हमें दिख जाए, कोई भी नंबर दिमाग में आ जाए, वो नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने तो ये बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बात का फॉलो होना जरूरी है, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा होना जरूरी है। तो अगर हम बोले आपसे कि इसको Z3 वाले को कैसे लिखें, है ना, Z3 वाले को कैसे लिखा जाए फिर, तो जस्ट अ मिनट। तो Z3 ये, इसको कैसे लिखें हम, Z4 इसको कैसे लिखें उस फॉर्म में, तो फिर लिख सकते हैं, बड़ा आसान है लिखना। कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि अगर हम ये बोलते हैं कि Z3 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7 आयोटा, ये भी तो है ना तरीका लिखने का। 0 भी तो एक नंबर है, अभी मैंने बोला जो भी दिमाग में आए नंबर वो कॉम्प्लेक्स है। तो 0 आया दिमाग में तो +0 लगा देंगे, तो नंबर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा और हमारा काम भी हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। Z4 को देखेंगे तो 5 प्लस 0 आयोटा बोल देंगे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। यानी कि ये भी नंबर कॉम्प्लेक्स है, Z3 Z4 भी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कोई भी नंबर को हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। क्या बात दिमाग में घुसी, समझ पाए कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है और किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे हैं वो समझ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ गए। कोई नंबर पूरी तरह a प्लस आयोटा b में ना लिखा हो तो उसको फिर उस फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है वो समझ गए। देन उसके बाद अब हम एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब दिमाग में आता है कि z तो बोल दिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस आयोटा b क्या है, ये आयोटा भी पता है भाई कि आयोटा √(-1), √(-1) के बारे में बता दूं, एक नाम बता देता हूँ, है ना, सुनने में अच्छा लगेगा नया वर्ड। तो ये क्या होता है, इमेजनरी यूनिट बोला जाता है इसको, इमेजनरी यूनिट, इमेजनरी यूनिट बोला जाता है इसको। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू √(-1) है ना, ये इसको क्या बोला जाता है, इमेजनरी यूनिट। तो बस एक नाम है, याद रख लीजिएगा। हाँ, तो ये बात कर रहे थे हम, z इक्वल टू तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, नाम हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। a कौन है, b कौन है, तो यहाँ पर हमें ये बात को बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि a और b रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a और b कौन है, रियल नंबर्स हैं, क्योंकि 2 और 3 कौन थे इधर, रियल नंबर, 4 और 5 कौन थे इधर, रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स हैं। ओके, अब रियल नंबर्स हैं लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर घुसे हुए हैं, तो और एक सिस्टम बना रहे हैं ना, है ना, एक तरीका बना रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो ये a का नाम कुछ होगा और b का नाम कुछ होगा। तो a कौन है, a के पास तो कोई इमेजनरी यूनिट नहीं है, तो a को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट, कोई आयोटा कोई कुछ भी नहीं है इसके पास। आयोटा b में जो b है, आयोटा b में जो b है, b सिर्फ b, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट। ओके, ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है। अब इसके बाद, अब ये समझ गए कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट से मिलकर बनता है, कि एक पार्ट होता है रियल पार्ट, दूसरा पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 11 प्लस 13i, तो बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट बोलेंगे a इज इक्वल्स टू 11 रियल पार्ट है, और b इज इक्वल्स टू 13 इमेजनरी पार्ट है। आयोटा को नहीं लिया जाता, ये गलती मत करना, जनरली ये गलतियाँ हो जाती हैं। z इक्वल्स टू
एक और नंबर ले लिया जाए -4 प्लस 2i, तो z इक्वल्स टू -4 प्लस 2i में बताइए अब इमेजनरी कौन है और रियल पार्ट कौन है। तो इमेजनरी इज इक्वल्स टू सॉरी रियल पार्ट इज इक्वल्स टू इमेजनरी इज इक्वल्स टू, तो रियल पार्ट इज इक्वल्स टू -4, इमेजनरी पार्ट इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो इस तरह से हम इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है इमेजनरी पार्ट और क्या होता है रियल पार्ट। क्लियर, इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट चीज क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बोला कि कोई भी नंबर दिमाग में आता है तो वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यानी कि हमने बोला कि एक नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने बोला एक होल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने बोला कि एक होल नंबर के बाद इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटीजर का हमने बोला कि एक क्यू यानी कि रैशनल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रैशनल नंबर के बाद आर रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और देन कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ही सी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, है ना। यानी कि अगर हम बोलें कि रियल नंबर कौन है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। तो और बाकी हम जानते ही हैं कि रियल रैशनल नंबर रियल नंबर के सबसेट होते हैं, और इंटीजर रैशनल के सबसेट होते हैं, होल नंबर इंटीजर के सबसेट होते हैं, और नेचुरल नंबर होल नंबर के सबसेट होते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि सबसे बड़ा जो नंबर होता है, सबसे बड़ा मतलब ऐसा नंबर जो जिसमें सारे नंबर आ जाएं, वो कौन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बाकी सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा कि क्या होता है। अब इसके बाद एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम बोलें z इक्वल्स टू 0 प्लस 0i, बताओ क्या है ये, रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर है, मतलब सॉरी कॉम्प्लेक्स है, रियल है कि रियल है, कैसा है ये, जीरो क्या है। तो अभी हमने एक बात यहाँ पर करना चाहिए, उसके पहले हम जीरो पे आते हैं, उसके बाद हम जीरो पे आते हैं। जैसे मैं बोलूँ z इक्वल्स टू 5, पीछे बताया था क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल है, इमेजिनरी पार्ट ना होने से क्या बोलने पड़ेगा हमें कि प्योरली रियल है। इसी तरह अगर हम बोलें कि z इक्वल्स टू 7i, ये भी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट नहीं है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, प्योरली इमेजिनरी है। ठीक है, ये कौन है, प्योरली इमेजिनरी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें, अब इसको थोड़ा सा हम क्लासीफाई कर लेते हैं अच्छे से, देखिए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लासीफाई कर लें। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब इसको हमने कुछ क्लासिफिकेशन में तोड़ा, जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए, प्योरली रियल है, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए अगर ये प्योरली रियल है मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 0 होगी, राइट। ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो उसके बाद उसमें भी अपने दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या कि अगर प्योरली इमेजिनरी है तो क्या होना चाहिए, a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर रियल पार्ट 0 होगा तभी तो इमेजिनरी सिर्फ बचेगा, है ना। और अगर मैं बोलूं कि एक इमेजिनरी नंबर को कैसे डिफाइन करोगे आप, अगर नंबर एक इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नंबर इमेजिनरी कब होगा, वो तभी होगा ना जब उसमें आयोटा होगा, इमेजिनरी यूनिट होगी, तब तो वो नंबर इमेजिनरी होगा। यानी कि इस केस में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, अगर इमेजिनरी नंबर होना है तो इस केस में हम कभी भी b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये तीन केसेस हो जाते हैं
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए कि कैसे बात करेंगे उसके बारे में, प्योरली रियल कब, प्योरली इमेजिनरी कब, और सिर्फ इमेजिनरी कब, राइट। अब आते हैं जीरो के ऊपर। तो जीरो जो है, अगर इसको देखें कि जीरो z इक्वल टू जीरो लिख दूं, है ना, जीरो प्लस जीरो आयोटा लिख दूं, सिर्फ जीरो लिख दूं, या जीरो आयोटा लिख दूं, ये सारी कंडीशन तो सिर्फ जीरो के इक्वल ही है ना, सारी जीरो है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर इसको पूरा इमेजनरी कॉम्प्लेक्स पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तब भी इक्वल टू जीरो होता है, सिर्फ रियल लिखा जाए तब भी इक्वल टू जीरो होता है, सिर्फ इमेजनरी लिखा जाए तब भी इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो इज ए ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर which is both real, which is both purely real as well as purely imaginary, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक, मतलब जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इमेजिनरी भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, प्योरली रियल भी है, लेकिन बट नॉट इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी नहीं है। ओके, ये है इसके बारे में कि ज़ीरो के बारे में बात करना हूँ, क्योंकि ज़ीरो एक बड़ा ही अच्छा नंबर बन जाता है ना। उसके बारे में हमें अगर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है हर जगह, तो यहाँ पर भी हमें उसका यूज़ और उसके बारे में समझना है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, आयोटा की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आयोटा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपना टॉपिक है पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर्स यानी कि आयोटा इज इक्वल्स टू, तो हमने देख लिया है कि अंडर रूट ऑफ -1 होता है। लेकिन अगर हम बोलें कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा की पावर 3, 4, 500, 200, 500, 5000, 4099, कुछ भी XYZ, है ना। तो क्या वैल्यू होगी, किस तरह से इसको डील करेंगे, तो डील कैसे करें, चलिए देखते हैं हम डील कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। सो अगर यहीं से आगे बढ़ते हैं, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये वैल्यू तुरंत निकल आई और तुरंत दिमाग में रख लो इसको, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अगर अगेन हम इसमें आगे जाकर मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दें तो क्या हो जाएगा, आयोटा टू पावर 3 बन जाएगा और इधर माइनस आयोटा बन जाएगा। देन अगेन इसको फिर से दिमाग में डाल लो, अगेन एक बार और हम क्या करें, मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर लें तो अब बन जाएगा इधर आयोटा टू पावर 4 और इधर बन जाएगा क्या, इधर बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जस्ट ऊपर लिखी हुई है जिसकी वैल्यू होती है -1, तो माइनस ऑफ -1 विच इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाता है, ठीक है। तो आयोटा टू पावर 1 विच इज अंडर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, आयोटा टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, अब ये हो गई 4 पावर्स, 1 2 3 4। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखना अब आएगा असली मजा। आयोटा टू पावर 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एक बार और आयोटा ले लें, मतलब दोनों तरफ आयोटा हो जाएगा। आयोटा टू पावर 4 इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन में तो आयोटा टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। अब आयोटा को हम ऑलरेडी जानते हैं, आयोटा इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ -1, मतलब फिर से वही वैल्यू निकल के आ गई ना हमारे पास, आ गई कि नहीं, फिर से वही वैल्यू आ गई, यानी कि यही चीज़ किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ -1 जो हमने ऊपर देखा था, आयोटा टू पावर 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1। 5 में भी वही वैल्यू आई है, 6 में देख लो एक बार और आयोटा दोनों तरफ, 6 में देखेंगे तो बन जाएगा आई स्क्वायर, फिर इक्वल टू क्या आ गया -1। आयोटा टू पावर 7 देख लें तो एक बार और आयोटा इधर, तो आयोटा टू पावर 3 बन गया इधर, और आयोटा टू पावर 3 हमने देखा था होता है माइनस आयोटा, राइट। आयोटा टू पावर 8 देख लें तो ये बन जाएगा आयोटा टू पावर 4, फिर से क्या आ जाएगा 1। यानी कि क्या देखा हमने कि 1 पावर 2 पावर 3 पावर और 4 पावर को ले लें, ठीक है, वैल्यूज आ गई कुछ। अब 5 6 7 8 को ले लें, अगेन वही सेम वैल्यू उसी सीक्वेंस में रिपीट होने लगती है। यानी कि ये हम कंक्लूड कर दें कि अगर हम कभी भी
आयोटा की पावर कुछ भी लेंगे, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी, जैसे कि एक और चलो थोड़ा और समझने के लिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपसे आयोटा टू पावर हम ले लेते हैं 21, चलो 21, इसको सॉल्व कर दें। कैसे कर दें? अब इसको सॉल्व करें तो जो पीछे वाली वैल्यूज हैं छोटी छोटी उनके फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा टू पावर 20, है ना। आयोटा टू पावर 20 को हम बोल सकते हैं आयोटा टू पावर 4 टू द होल पावर 5, और आयोटा टू पावर 4 की वैल्यू होती है 1। तो आयोटा इंटू 1 टू पावर 5 इज 1, तो ये आंसर आ गया आयोटा। मतलब आयोटा टू पावर 21 कितना मिल गया हमें? आयोटा मिल गया। अब जरा 21 को ध्यान दो कि कैसा नंबर है ये, है ना, किस टाइप का नंबर है। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ कि कभी भी आपको अब कोई ऐसा नंबर मिल जाए आयोटा टू पावर 4n+1 नंबर मिल जाए, आयोटा टू पावर 4n+1 नंबर मिल जाए, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आए, जैसे कि 21, उसका आंसर क्या आएगा? वही आंसर आएगा जो आयोटा टू पावर 5 का आ रहा था, है कि नहीं। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, तो वो कौन से टाइप का नंबर बन गया? 4n+1 टाइप का नंबर बन गया। तो आयोटा टू पावर 4n इंटू आयोटा लिख सकते हैं इसको, और आयोटा टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1, और इंटू आयोटा, मतलब अल्टीमेटली हम ये बोले आयोटा टू पावर 4n+1 इक्वल टू आयोटा होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचते इस चीज़ को। इसी तरह हम बोले कि आयोटा टू पावर, अब इसका उल्टा भी तो होता है, आयोटा टू पावर 4n-3 हो तो ये भी कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है ये? एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 4n-3, n की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं n इज इक्वल्स टू 2 ले लो, पुट कर दो, 8-3 क्या होता है? 5 हो जाता है। यानी ये कौन सा 5 है? ये भी तो वही नंबर है, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। यानी कि 4n+1 टाइप ले लो या 4n-3 टाइप का नंबर ले लो, आंसर क्या आने वाला है? आयोटा आने वाला है। क्लियर? ओके, इसको एग्जाम्पल नहीं, इसको आप इस तरह से लिख लें। ये चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ सकता है, तो 2 भी आ सकता है। यानी कि हम बोलें कि आयोटा टू पावर 4n+2 टाइप का नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो इसको थोड़ा लिख दें, तो आयोटा टू पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4n वाला नंबर हमेशा 1 बनेगा, और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -1, राइट। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाए? 4 से डिवाइड करने पर 2 आ जाए, उसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है? -1। इसी तरह अगर हम आगे देखें चीज़ों को, तो क्या होने वाला है? अच्छा, इसका अल्टरनेट भी तो होगा, ये भी इधर लिख देते हैं। अल्टरनेट क्या होगा? टू टू पावर 4n-2 टाइप का, ये भी वही नंबर है जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आता है, इसका आंसर भी -1 ही आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें आयोटा टू पावर 4n+3 टाइप का नंबर, आयोटा टू पावर 4n+3 टाइप का नंबर होगा, तो आयोटा टू पावर 4n इंटू आयोटा टू पावर 3 हो जाएगा। 4n अगेन 1 बन जाएगा, और आयोटा टू पावर 3 की वैल्यू हम जानते हैं माइनस आयोटा होता है, यानी कि आयोटा टू पावर 4n+3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा। ये वही नंबर है, यानी जो 4 से डिवाइड करने पर 3 आता है, यानी कि i की पावर 3 वाली वैल्यू को ही ले लेगा। क्लियर? इसी तरह इसका अल्टरनेट आयोटा टू पावर 4n-1 भी होगा, फिर जो कि क्या आएगा? माइनस आयोटा ही आएगा। 4 से डिवाइड करने पर 1 आता है, वो वाले नंबर्स। इसी तरह अगला क्या, एक आखिरी बचता है। अब आयोटा रिमाइंडर तो अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 रिमाइंडर थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए हम बोल दें कि आयोटा टू पावर 4n को देखेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर लो कि आयोटा टू पावर कुछ भी मिल जाए हमें, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। क्या कॉन्सेप्ट है? बस कुछ नहीं है, 4 की टेबल है। 4 की टेबल अगर आती है आपको तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आती बाई चांस तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो 4 की टेबल सीख लेना, सब बढ़िया रहेगा फिर। चलिए, तो आगे इस पे हम एक आगे बढ़ते हैं। मतलब अब आगे बढ़े इसमें, तो हमने एक नई चीज़ ऑब्जर्व की। क्या है वो नई चीज़? कि एक ये देखो एक बार, ये क्या
कि आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 है ना, आयोटा टू पावर 7 प्लस आयोटा टू पावर 8 प्लस आयोटा टू पावर 9 प्लस आयोटा टू पावर 10। ये कौन है? चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर पावर वाली आयोटा है, 1 2 3 4 7 8 9 10। इनकी वैल्यू आयोटा की वैल्यू आयोटा होती है ना। चलो कलर चेंज, आयोटा की वैल्यू क्या होती है? ओके आयोटा, तो आयोटा ही लिख देते हैं। आयोटा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई बोल सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। आई क्यूब की वैल्यू -i, आई टू पावर 4 होता है +1। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? ये -i + i -1 + 1 कैंसिल, आंसर इज 0। इसको निकाल लो, आई टू पावर 7। आई टू पावर 7 एक ऐसा नंबर है 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा, यानी आई क्यूब वाला नंबर बनेगा। आई क्यूब की वैल्यू सीधी आनी चाहिए दिमाग में, बाकी 4 की पावर हटा दो। आई क्यूब देखो, आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आ गई। पावर 8 है तो रिमाइंडर इज 0, यानी कि इसकी वैल्यू 1। पावर 9 है मतलब रिमाइंडर इज 1। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो किसकी तरह काम करेगा? ये काम करेगा अपना आई की तरह, प्लस आई। उसके बाद आयोटा टू पावर 10 यानी कि रिमाइंडर इज 2। रिमाइंडर 2 है मतलब आई स्क्वायर की तरह काम करेगा, और आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है -1। इसको सॉल्व कर लो तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर इज 0। तो क्या दिमाग में आया, क्या समझे हम कि कभी भी अगर हमें आयोटा की 4 कंटिन्यू पावर्स मिल जाती हैं ना, 4 कंटिन्यू एक्सपोनेंट मिल जाते हैं, यानी कि आयोटा की पावर n मिल जाए प्लस, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं देता ये कलर। तो क्या मिल जाए अभी? आयोटा टू पावर n प्लस आयोटा टू पावर n + 1 प्लस आयोटा टू पावर n + 2 प्लस आयोटा टू पावर n + 3 मिल जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। दैट्स इट। Sum of the 4 continuous power of consecutive powers of iota is equals to 0, right? तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और आयोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होना कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, कैसे दिमाग में आया, है ना, किस वजह से दिमाग में आया, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जानी। इसके बाद अब जो हमारा अगला सेशन होने वाला है वो बड़ा ही अच्छा ही रहेगा इसी तरह। हाँ, और कुछ अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।